किसी ने बड़ी खास बात कही है। अगर हम नेचुरल डिजास्टर्स की बात करें तो शायद उनको रोकना बहुत ही मुश्किल है, पर एक बात पक्की है कि उन नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से जो डैमेजेस होते हैं उनको हम रोक सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे। यहां पर आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु में जो अभी रीसेंट फ्लड्स आई हैं उनसे रिलेटेड। देखिए, आज का जो ये मेन कंटेंट है ये हमने क्यों पिक किया, इसके पीछे एक कारण है। आपके सामने ये आप न्यूज़पेपर कटिंग देख सकते हो कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा जो तमिलनाडु का एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको गाइडलाइंस इशू की गई है कि जो भी फ्लड्स की वजह से प्रॉब्लम्स आई है, चाहे फिर हम उसकी बात करें तो क्रॉप डैमेज हुई है, लोगों की खेत बर्बाद हुए हैं, मकान टूट गए हैं, तो उनको आप रिकंस्ट्रक्ट कराने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली बहुत सारी स्कीम्स हैं। जैसे कि हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें या फिर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, बोला इन स्कीम्स को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाए और लोगों की सहायता की जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि तमिलनाडु में फ्लड्स आई, क्यों आई, और सबसे बड़ी बात कि तमिलनाडु में फ्लड्स तब आती है जब पूरे देश में बारिश जा चुकी होती है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि हम ज्योग्राफिकली इस चीज को समझें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली इसी चीज पे फोकस रहेगा। जब तमिलनाडु में फ्लड्स आई दिसंबर के इनिशियल टाइम से लेकर के लगभग 20 दिसंबर तक, ये रिसेंट ही हमारे पास में इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इसके हिसाब से अगर देखें तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिबेट भी चल पड़ा। ये किसकी वजह से हुआ, कैसे हुआ? देखो जी, सीधी बात है, यहां पर जो इशू है दैट इज ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट। और दूसरी अगर बात की जाए तो ये जो फ्लड्स आई हैं इनसे हमें केवल टैकल करने का तरीका आना जरूरी है। देखो, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, इसमें तो कोई दोहराई ही नहीं है। पर दूसरी तरफ अगर देखें तो आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक तो मिटिगेशन की बात होती है और दूसरी बात होती है एडेप्टेशन की। तो यहां पर बात है कि कैसे हम फ्लड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इन फ्लड से होने वाली बर्बादियों से हम बच सकते हैं। इन चीजों पर ध्यान देना एडमिनिस्ट्रेशन का, सरकार का, इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। और इसी चीज को ध्यान रखते हुए निर्मला सीतारमण जी ने अपनी तरफ से ये बात कह दी। देखो, बात ऐसी है कि तमिलनाडु की जो लोकेशन है वो कहीं ना कहीं हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है अगर हमें तमिलनाडु में इन फ्लड्स और रेनफॉल के पैटर्न को समझना है। तो देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो इंडिया के साउथ में ये लोकेटेड है, और साउथ इंडिया में भी अगर पर्टिकुलरली देखो तो ये एरिया आ गया साउथ ईस्ट वाला रीजन। यहां पर रेनफॉल हमें नॉर्मली दिखता है वो होता है जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सीजन होती है उस टाइम पे। वैसे अगर देखें तो हमारी क्लाइमेट के लिए क्या बोला जाता है कि जी इंडियन क्लाइमेट है ना, वो तो मॉनसून क्लाइमेट है। मॉनसून वर्ड कहां से आया? मॉनसून वर्ड है एक अरेबिक वर्ड। अरेबिक वर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सीजनल वेरिएशन इन विंड फ्लो, दैट इज नॉन एज मॉनसून। एक तरीके से यूं मानो कि ऋतु बदली, समय बदला, समय बदली तो हवा की दिशा बदली। यही बात है मॉनसून की मेन थीम। तो यहां पर जो तमिलनाडु में रेनफॉल होती है ये बेसिकली आप यहां से देख सकते हो कि हमें जो ये रिसीविंग हो रही है रेनफॉल की, ये जनरली दिखाई देती है कहां से? जो आपका नॉर्थ ईस्ट जो मॉनसून आता है उसकी वजह से। अब मॉनसून मैकेनिज्म को हमें समझना है तो उसके लिए सबसे पहले यह हमें समझना होगा कि टेम्परेचर और एक विंड का जो फ्लो है उसमें क्या पैटर्न देखने को मिलता है। देखो, यहां पर हमें नॉर्मली समझने को क्या मिलता है कि देखो, जहां कहीं भी टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो विंड्स जो हैं, हवाएं जो हैं, वो लाइट होंगी, हल्की होंगी, और लाइट हवाओं की टेंडेंसी होगी असेंड करने की, ऊपर उठने की। ऐसी परिस्थितियों में आपका जो ग्राउंड पे है वो क्रिएट होगा लो प्रेशर। सीधी बात है, जहां से हवाएं निकल रही है वहां पे लो प्रेशर, जहां पहुंच रही है वहां पे चांसेस ये रहते, मतलब एक तरीके से जहां से हवाएं लीव कर रही है वो एरिया जो है वो ग्राउंड पे है और वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। इसी का रिवर्स अगर देखें तो अगर टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो वहां पर आप देखोगे कि वहां पर हवाएं थोड़ी हैवी हो जाएंगी, क्योंकि ठंडी हवा है वो हैवी होती है, इस वजह से उसकी टेंडेंसी होती है सिंक करने की। तो एक तो ये पॉइंट आपको समझ लेना है। दूसरा पॉइंट ये है कि पानी जो है
वाटर की जो हीटिंग कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है वो आपको लैंड के कंपैरिजन में थोड़ी स्लो मिलेगी। स्लो का मतलब हो गया कि पानी को गर्म होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा एनर्जी आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, वहीं पर जमीन को गर्म होने में बहुत कम समय लगता है। अब ये दो चीजें अगर आपने समझ ली, अब आपके लिए ये चीज बड़ी आसान हो जाएगी कि कैसे हम यहां पर इन चीजों को अप्लाई करते हैं। अब देखो बात ऐसी है, जब गर्मियों का समय होता है तो लैंड मास हो गया टेम्परेचर ज्यादा, तो यहां पर क्रिएट हो गया क्या, लो प्रेशर, ठीक है। और जबकि यहां पर अरेबियन सी की बात करें तो यहां पर हाई प्रेशर क्रिएटेड रहता है। तो ऐसी परिस्थिति, हाई प्रेशर मतलब एज कंपेयर टू लैंड एरिया, क्योंकि यहां पर पानी ठंडा है या फिर ये कहो कि गर्म होने में समय ले रहा है, तो हवाओं की डायरेक्शन हो गई ये, और ये अगर हवाओं की डायरेक्शन हो गई तो इसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से ओरिजिनेटेड विंड्स, और इन्हीं का नाम पड़ जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून। तो देखो साउथ वेस्ट मॉनसून जब आता है तब तो मेनलैंड इंडिया में आपको रेनफॉल रिसीव होता है। मेनलैंड इंडिया की अगर बात करें तो ये एरिया आपका नॉर्थ में दिखाई देता है, नॉर्थ वाला सेंट्रल इंडिया, ये एरिया, ठीक है, मेनलैंड इंडिया की बात करें तो, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे हम सर्दियों की तरफ अप्रोच करते हैं, मंथ गया अक्टूबर का, अक्टूबर के बाद में नवंबर, दिसंबर, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो जमीन यहां पे जो लैंड मास है वो ठंडा होने लग जाएगा, टेम्परेचर डाउन जाएगा, टेम्परेचर डाउन जाएगा तो यहां पर क्रिएट होगा हाई प्रेशर। जबकि पानी की अगर बात करें, बे ऑफ बंगाल की बात कर लो, अरेबियन सी की बात कर लो, यहां पर आपको टेम्परेचर अभी भी मोर और लेस जो पिछली गर्मियां गई थी, रिसेंट जो गर्मियां गई हैं उसकी एनर्जी वहां पर स्टोर्ड है, तो यहां पर क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर। तो हवाओं की डायरेक्शन यहां से यूं चलेगी। इसका मतलब ये क्या हो गया कि यहां नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये डायरेक्शन कहां से आ रही है हवाओं की, नॉर्थ ईस्ट से, और इस तरीके से ये जो हवाएं चल गई इनको हमने बोल दिया नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। अब आप यहां पर इस मैकेनिज्म को ध्यान से समझेंगे और तमिलनाडु की ज्योग्राफी को थोड़ा हम अगर समझेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा कि तमिलनाडु में ये जो बारिश का मौसम है ये इस समय क्यों आता है। देखो इसके लिए हमें थोड़ा सा यहां के बेसिक्स को और क्लियर देखना पड़ेगा। देखो यहां पर ये एरिया आ गया ईस्टर्न घाट्स का सदर्न पोर्शन, जो कि तमिलनाडु वाले एरिया में एक्सटेंडेड है। वहीं दूसरी तरफ ये वाला एरिया आ गया आपका वेस्टर्न घाट वाला, और इनके बीच का ये जो ज्वाइनिंग एरिया है इसको हम बोल देते हैं नीलगिरी हिल्स। अब यहां पर क्या होता है कि जब गर्मियों के बाद में जो मॉनसून सीजन आता है, जिसको हम मॉनसून आउटब्रेक भी बोल दिया करते हैं, उसकी वजह से जो रेनफॉल होता है वो जनरली वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न एरिया में दिखाई देता है, जबकि वेस्टर्न घाट को क्रॉस करके जाके फिर आता है आपका तमिलनाडु वाला एरिया। पर तमिलनाडु वाले एरिया में आपको रेनफॉल नहीं मिलता है या बहुत कम मिलता है, क्योंकि रेन शेडो जोन में आ गया। कैसे, यहां पे पहाड़ है, पहाड़ों को क्रॉस करके अगर हवाएं जाएंगी तो ह्यूमिडिटी कम रहेगी, टेम्परेचर राइज होगा, इसकी वजह से वहां पे रेनफॉल आपको कम मिलता है। अब दूसरी तरफ अगर यहीं पर अगर हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की बात करें, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से आने वाली हवाएं जो कि बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरती हुई आ रही हैं, तो अपने साथ में लेकर के आएंगी वो ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी अगर लेकर के आएंगी तो यहां पर फिर ये जो वेस्टर्न घाट वाला पोर्शन है, ये जो ईस्टर्न घाट वाला पोर्शन है, ये बैरियर का काम करेगा। ऐसी परिस्थितियों में फिर आपको जो तमिलनाडु वाला रीजन है, या इसको हम बोल सकते हैं ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यहां पर आपको रेनफॉल ज्यादा मिलेगा। आपको ये जानकर के हो सकता है, अगर आप पहली बार जान रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा ये चीज अपने आप में शॉकिंग हो कि तमिलनाडु को जितना रेनफॉल रिसीव होता है उसका अराउंड 48% रेनफॉल आपको नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से मिलता है। जबकि पूरे देश में अगर हम देखें तो हमारे लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग अगर पार्ट रहता है तो दैट इज साउथ वेस्ट मॉनसून। तो इस तरीके से तमिलनाडु की जो ज्योग्राफी है वो अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक है, और यहां पर ये जो रेनफॉल है ये बहुत नॉर्मल है, जो कि आपको नवंबर या फिर दिसंबर महीने में दिखाई देता है। पर अब की बार क्या है, सोने पे सुहागे वाला काम हुआ। वो सोने पर सुहागा क्या था, वो ये था कि अब की बार साइक्लोन भी वहां पर डेवलप हुआ। जनरली अगर देखा जाए तो साइक्लोन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या रहती है। देखो साइक्लोन्स की अगर बात करें तो दो तरीके के साइक्लोन्स हम नॉर्मली देखते हैं। एक तो होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर हम ग्लोब लें, सिंपल सी बात है, अगर हम नॉर्मल बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरिया को आप क्या बोलते हो, ट्रॉपिकल एरिया,
ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिकल एरिया आप इसको बोल सकते हो। इस वाले एरिया में जो साइक्लोन्स डेवलप होते हैं उनके लिए कुछ प्री कंडीशंस हैं। वो प्री कंडीशन क्या है? सबसे पहले एक लार्ज सी बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, कोई लार्ज वाटर बॉडी, सी का मतलब यहां पर वाटर बॉडी आप बोल सकते हो। दूसरी, उस वाटर बॉडी का टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा चाहिए। उस वाटर बॉडी का टेम्परेचर आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा चाहिए। तीसरी कंडीशन यहां पर होती है कि वहां पर कोरियोलिस फोर्स जरूर होना चाहिए। कोरियोलिस फोर्स का मतलब अर्थ के रोटेशन की वजह से एक वर्चुअल एक फोर्स क्रिएट होता है, वो यहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है। इसके अलावा यहां पर जो वर्टिकल विंड्स का मूवमेंट है, वर्टिकल विंड का मतलब अर्थ सरफेस से टॉप लेवल ट्रोपोपाउस की तरफ या ट्रोपोस्फेयर की तरफ जो जाती है, ट्रोपोपाउस की तरफ जाता है, वहां पर विंड्स जो है इनमें वेरिएशन आपको, विंड्स में वेरिएशन जो है वो आपको मिनिमम मिले। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर ट्रोपोपाउस के पास में जो टॉप एटमॉस्फेरिक विंड डाइवर्जेंस मिलना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, इसको सिंपल सा एक तरीका बताता हूं कि यहां पर गर्मी हुई, गर्मी होने के बाद में वो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी। ऊपर क्या है आपका? ट्रोपोपाउस। ट्रोपोपाउस पे जाकर के वो हवाएं एक तरीके से बाइफर्केट हो जाएंगी। तो ये मैकेनिज्म जो है रिक्वायर्ड होता है। और एक चीज आप ध्यान रखें, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है इनके लिए प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर चाहिए होता है। ध्यान रखें, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर। और लो प्रेशर बनाने के लिए मैंने आपको अभी मैकेनिज्म एक बताया था कि अगर टेम्परेचर कहीं बढ़ गया तो मान के चलिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। और इसका सिंपल सा तरीका क्या है वो आप यहां पर इन आइलैंड ग्रुप से समझ सकते हैं। नॉर्मली अगर हम इस मैप की बात करें जिसमें आपको ये साइक्लोन दिखाई दे रहा है, अभी बताऊंगा ये साइक्लोन का नाम क्या है जिसने अभी तमिलनाडु में बर्बादी मचाई है। आप यहां पर देखोगे ये हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो आइलैंड्स की अगर बात करें तो यहां पर अगर टेम्परेचर राइज हुआ तो टेम्परेचर राइज का मैंने क्या केस बताया? लो प्रेशर। लो प्रेशर अगर क्रिएट हुआ, छोटा छोटा लो प्रेशर क्रिएट हुआ और सब ज्वाइन होकर के एक बड़ा सा लो प्रेशर अगर क्रिएट कर देंगे तो यहां पर साइक्लोनिक कंडीशन प्रोड्यूस हो गई। अब साइक्लोनिक कंडीशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ANC। इसका मतलब क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर साइक्लोन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर साइक्लोन जनरेट हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब आप यहां पर ध्यान से देखें तो ये एरिया है और यहां पर ये लो प्रेशर दिखाया जा रहा है और इसमें हवाओं की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से दिखाई जा रही है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर सेंटर में लो प्रेशर है तो हवाएं क्या करेंगी? लो प्रेशर है तो हवाएं इनवर्ड मूव करेंगी, पर वो इनवर्ड मूव करने की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ये डायरेक्शन होगी, बट ये डायरेक्शन कैसी आ रही है? एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से यहां पर ये साइक्लोन जनरेट हुआ और इस साइक्लोन का जो नाम है वो हमारे प्यारे पड़ोसी देश म्यांमार के द्वारा दिया गया और इसका नाम दिया गया मिचाउंग। ठीक है, इस साइक्लोन का नाम जो दिया गया जिसकी वजह से तमिलनाडु में ये बाढ़ आई, इसका नाम दिया गया मिचाउंग। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है, एग्जाम्स में भी पूछे जाता है और वैसे भी आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो तमिलनाडु में ये जो रेनफॉल हुए हैं ये कोई एबनॉर्मल नहीं है, ऐसे रेनफॉल्स आती रहती है वहां पर। ये जो सीजन है, जिस सीजन में ये रेनफॉल देखा गया है ये कॉमन है, बट यस हमारी जो प्रिपरेशन है, शुरुआत मैंने किस बात से की थी कि नेचुरल डिजास्टर्स को हम रोक नहीं सकते पर उनसे होने वाली बर्बादियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो बचाने का तरीका क्या है? पहला मिटिगेशन, दूसरा एडेप्टेशन। अब ऐसी परिस्थितियों में मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन का मतलब सिंपल है कि आप अपनी तैयारियां कुछ इस तरीके से करो जिससे कि प्रॉब्लम ना हो या फिर आप सस्टेनेबल मैनर में डेवलपमेंट करो। सिटीज की प्लानिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आराम से से ज्यादा, एक तो होता है कि जनसंख्या जितनी आ रही है उसको रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाए और पूरा का पूरा एक होता है ना स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, वो प्रॉपर डेवलप हो जिससे कि बरसात का पानी बह के निकल सके। इसके अलावा ओवर क्राउडेड एरियाज को स्कैटर करके सेटल करने का एक सस्टेनेबल मैनर में प्लानिंग होनी चाहिए। दूसरी तरफ एडेप्टेशन कि जी बाढ़ आ गई अब क्या करें, तो उसके लिए हमें खुद से अपनी तैयारियां ऐसी रखनी होगी। फॉर एग्जांपल आप इंश्योरेंस स्कीम्स जो रखते हो वो इसीलिए होती है कि अगर परिस्थितियों की चलते आप अगर बर्बादी का सामना कर रहे हैं तो उससे आप निकल सको। तो कुल मिलाकर के जो बातें थी
इस पर्टिकुलर वीडियो में वो आपके लिए थी। आप यहां पर इन टेबल से देख सकते हो कि किस तरीके से एक दिन में विद इन 24 आवर्स जो है वो रेनफॉल पैटर्न कितना ज्यादा हुआ है। यहां पर देखो वेरिएशन 91%, 151%, 109 वीकली बेसिस पे। इसका मतलब गजब की रेनफॉल्स आई हैं। और मान के चलें ये जो क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम अभी चल रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारा ही कंट्रीब्यूशन है, हमें इस पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और इसके अलावा इसी तरीके से आपको डेली बेसिस पर और आगे फर्दर वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।